kiskcast.com and Made in Media MIM presents. साक्षात्कार जवाब की तलाश में। नमस्कार सर, आज हमारे बीच हैं सबके बीच पीपी सर के नाम से जाने जाने वाले पुष्पेंद्र पाल सिंह सर। आप माखनलाल चतुर्वेदी के पत्रकारिता विभाग में विभागाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। आपने माध्यम में एक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं और अभी आप PSRI के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आपको शुभकामनाएं PRSI के अध्यक्ष बनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जब हम बात करते हैं आपके बारे में तो आपने लगभग हर स्तर पे काम किया हुआ है। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्यापन किया है, पत्रकारों से आपके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। आपने माध्यम में काफ़ी समय तक अधिकारी के तौर पे काम किया और अभी आप PRSI के अध्यक्ष हैं। 2 या 3 दिन पहले ही आपकी नियुक्ति हुई। तो इन अलग अलग स्तरों पर काम करने में, अलग अलग स्तरों में काम में आप कितना अंतर पाते हैं, कितना अंतर होता है इन अलग अलग जगहों पर काम करने में? देखिए, मुझे लगता है कि इनमें अंतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एक चीज़ जो कॉमन है वो है कम्युनिकेशन स्किल। और ख़ास तौर से जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में ये महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी लोगों को बताना चाहते हैं, जो भी संदेश आपके पास है, उस संदेश को आप कितने प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि वो लोगों को कन्विंसिंग हो, लोगों के लिए सहमत करने हो। अगर आप वो लिख कर पहुँचा रहे हैं तो आपकी भाषा, अगर आप बोल की बात करते हैं तो आपकी जो है जो प्रोनाउंसिएशन है, आपके जो शब्दों का चयन है, तो मुझे लगता है कि ये भूमिकाएं अलग अलग हैं, संस्थान अलग अलग हैं, लेकिन चूँकि काम एक ही जैसा है, क्योंकि हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे पास कुछ संदेश होता है जो हम लोगों को देना चाहते हैं। इन संस्थानों की ज़रूरत के मुताबिक संदेश अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन संदेश को प्रभावी बनाने की जो आवश्यकताएं हैं वो लगभग कॉमन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने आप को एक संस्थान की ज़रूरत के मुताबिक देखने की आवश्यकता होती है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो किन लोगों तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इसको अलग अलग करके देखा जाना ठीक नहीं है। और जो महत्वपूर्ण है कि हम समाज में क्या पहुंचाना चाहते हैं, समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, समाज के लोगों को कैसे बदलना चाहते हैं, किस तरह का बदलाव हम देखना चाहते हैं, प्रभाव या असर देखना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और अगर वहाँ आप सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, सकारात्मक दृष्टि के साथ अगर लोगों से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बदलाव भी सकारात्मक होता है, बदलाव भी बिल्कुल उसी दिशा में होता है जो आज समाज की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितने सकारात्मक होकर लोगों से बात कर सकते हैं और एक अच्छे बदलाव के लिए कि एक ऐसा समाज बने जिसमें मानवता प्रमुख हो, सहानुभूति प्रमुख हो, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हर व्यक्ति सहयोग दे रहा हो, लोगों की जो सामंजस्य की जो भावना है, लोगों की जो एक तरह से सहयोग की जो भावनाएं हैं उसका विकास हो रहा हो, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सर आज मीडिया का एक जो बहुत ज़रूरी टर्म है पब्लिक रिलेशन, वो आजकल बड़ा भ्रामक हो गया है। आजकल जब हम पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं तो एक अजीब सी छवि बनती है, मतलब पब्लिक रिलेशन को बस सीमित कर दिया गया है लोगों से जान पहचान तक। तो आपके अनुसार पब्लिक रिलेशन का वास्तविक मतलब क्या है? पब्लिक रिलेशन असलियत में है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि जनसंपर्क या पब्लिक रिलेशन, जैसे हम इसको बहुत लाइटली लोग लेने लगे, बहुत हल्के अंदाज में लेने लगे और इसको बहुत गंभीर शब्द नहीं माना जाता है। इसके बारे में आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि आप तो PR कर रहे हो। जब इस तरह का शब्द या इस तरह का वाक्य इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो क्वालिटी वर्क नहीं है, जो केवल किसी तरह से लोगों को प्रभावित कर अपने लिए लाभ या अपने लिए वातावरण तैयार करने पर निर्भर होता है। तो मुझे लगता है वो लोग शायद PR को सही अर्थों में नहीं समझ रहे होते हैं। पब्लिक रिलेशन या जनसंपर्क की हम बात करते हैं तो जनसंपर्क का वास्तविक जो अर्थ है वो इस बात में निहित है कि हम लोगों से मिलकर, लोगों से बातचीत करके, लोगों से चर्चा विमर्श करके, उनके साथ एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी सेवा की या किसी उत्पाद के बारे में एक अच्छी छवि निर्मित की जा सके। लेकिन उसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि कोई भी छवि, कोई भी एक प्रभावी जो इमेज हम जिसको बोलते हैं इम्प्रेसिव, वो गुणवत्ता के आधार पर ही बनाई जानी चाहिए। अगर क्वालिटी है
क्वालिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, क्वालिटी किसी पर्सन की भी हो सकती है। अगर वो क्वालिटीज़ हैं तो उन क्वालिटीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। और जनसंपर्क हमेशा एक विश्वास पैदा करने की प्रक्रिया है। और जब हम जनसंपर्क और विश्वास के रिश्ते को हम देखते हैं तो यहाँ ये बात कहीं ना कहीं उसमें अंतर्निहित है कि प्रोपोगंडा, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन में भी हमें अंतर करना पड़ेगा। प्रोपोगंडा और पब्लिसिटी और पीआर को अगर एक ही मानेंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ी भूल कोई नहीं हो सकती है। और आमतौर पे हमारे जो समाज के लोग हैं वो प्रोपोगंडा को ही कहीं कहीं पीआर मानने लगे हैं। प्रोपोगंडा तो बिल्कुल झूठ पर आधारित है। प्रोपोगंडा तो एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। और प्रोपोगंडा के बारे में तो ये माना जाता है, जो हिटलर के जनसंपर्क अधिकारी थे गोएबल्स, वो ये कहते थे कि एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलोगे तो लोग सच मानने लगेंगे। ये प्रोपोगंडा है। लेकिन जनसंपर्क प्रोपोगंडा नहीं है, जनसंपर्क पब्लिसिटी नहीं है। जनसंपर्क है कि आपसी सहयोग, आपसी विश्वास, आपसी गुणवत्ता के आधार पर एक रिश्ता तैयार करना। और जब हम इसको जनसंपर्क को सही अर्थ में देखते हैं तो जनसंपर्क में आपका किसी के साथ विश्वास की जो प्रक्रिया है, रिश्ता कायम होने की जो बात है, वो बहुत धीरे धीरे शुरू होती है और एक लंबी अवधि के बाद वो रिश्ता कायम होता है। और जब एक बार रिश्ता कायम होता है तो वो स्थायी रहता है। उसको किसी के लिए तोड़ना या किसी को उस रिश्ते को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रोपोगंडा या पब्लिसिटी की जो प्रक्रिया होती है तो इसमें जो रिश्ता है वो बहुत तेज़ी से बनता है, लेकिन असलियत सामने आने पर उसी तेज़ी के साथ टूट भी जाता है। तो पहले गुणवत्ता, यानी हम उसको अगर और दूसरे अर्थों में देखें, सत्यता, सत्य का ही प्रचार जनसंपर्क है। अगर सत्य है आपके पास तो आप उसको प्रचारित करिए तो आपका विश्वास बनेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम हमारे सामने आता है तो एकदम ऐसा लगता है कि रिलायबल बैंक। बहुत सारे बैंक हैं लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल हमें वही दिखता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे, मर्फी एक प्रोडक्ट है, मर्फी फिलिप्स एक प्रोडक्ट है, बहुत पुराने प्रोडक्ट हैं, बहुत पुराने कंपनियां हैं, बहुत पुरानी कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही उसका नाम आया, जैसे ही हमने कहा फिलिप्स, तो लोगों ने कहा अब इसमें कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वर्षों से इसके प्रोडक्ट को उपयोग में लाते आ रहे हैं और कभी हमें कोई धोखा नहीं हुआ। तो इतने वर्षों के साथ वो विश्वसनीयता आज कायम हुई है और अब वो टूटने का, अगर कोई कहता भी है फिलिप्स के खिलाफ बात करता है तो हम उससे लड़ने के लिए भी कई बार तैयार होते हैं। नहीं, ये कंपनी गड़बड़ नहीं कर। बजाज एक कंपनी है, वर्षों से हमारे बीच में थी, लेकिन एक उसकी रिलायबिलिटी है। तो ये, लेकिन उन्होंने ये रिलायबिलिटी कैसे की? गुणवत्ता के, क्योंकि जो कहा उसको लोगों ने होते हुए देखा, लोगों ने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, लोगों ने कहा कि बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो वो रिश्ता बन पाया। नहीं तो बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े दावे किए और ख़त्म हो गए। कई कंपनियां ऐसी हैं जो, तो जनसंपर्क की प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है, विश्वास पैदा करने की प्रक्रिया है। लेकिन जब एक बार विश्वास पैदा हो जाता है तो उसके बाद फिर वो बहुत आसानी से नहीं, तो एक स्थायी रिश्तों की प्रक्रिया भी है ये, इस अर्थ में इसको देखने की। इसलिए इसमें ईमानदारी महत्वपूर्ण है, इसमें सत्य महत्वपूर्ण है, इसमें गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जब तक हम जनसंपर्क की कल्पना नहीं कर सकते। अभी सर आपने प्रोपेगेंडा की बात की और शायद इसी प्रोपेगेंडे के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा चकाचौंध होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पर दिखता है तो वो देखकर अजीब सा कुछ लगता है कि ये क्या चीज़ है। और आज जो छात्र पत्रकारिता के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के बजाय टीवी पर दिखने के लिए आना चाहते हैं, मगर यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ा विस्तारित है। तो आपके अनुसार एक पत्रकारिता का छात्र मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर और किन जगहों पर कैरियर बना सकता है और इसके लिए उसे खुद को किस तरह से तैयार करना चाहिए? देखिए, पत्रकारिता टेलीविज़न हो, रेडियो हो, अखबार हो, मैगजीन हो, या आज हम नया मीडिया की बात करते हैं, वेब मीडिया की बात करते हैं, सभी में जो महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार, जो मैं अभी भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि सभी में महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि हर माध्यम कोई एक संदेश है, उसके पास कोई मैसेज है जिसको लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है और अगर आप चाहें कि मैं टेलीविज़न में काम नहीं करना चाहता, अखबार में काम नहीं करना चाहता या वेब मीडिया में काम नहीं करना चाहता, तो आप
बहुत सारे सामाजिक कार्यों से भी जोड़ सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे NGO हैं ना, जो उनको हम स्वैच्छिक संगठन कहते हैं, जो समाज में बदलाव के लिए, समाज में जागरूकता के लिए, परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, प्रभावी ढंग से समझाते हैं। कभी वो लिख कर बात करते हैं, कभी मौखिक जाकर उनके बीच में चर्चा करते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है कि अगर लोग चाहें, कोई कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि शायद लोगों को अवेयर करना, लोगों को सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करना या लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए काम करना और जर्नलिज्म करना दोनों शायद अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं आप लोगों को बदलने की बात करते हैं। ये सारे जो साधन हैं ये सामाजिक बदलाव के साधन हैं। अगर कुछ हम देखें, अगर इसको एक लक्ष्य क्या है हमारा, तो सबका लक्ष्य है सामाजिक बदलाव। और सामाजिक बदलाव के लिए हम काम करते हैं तो हम लोगों के व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं, लोगों को शिक्षित करने की बात करते हैं, लोगों को प्रेरित करने की बात करते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं हम उत्साहित करने की बात करते हैं। कई बार उनकी अज्ञानता को दूर करने की हम बात करते हैं, कई बार उनको सजग करते हैं अपने अधिकारों के प्रति, कई बार कर्तव्यों के प्रति उनको हम आगाह करते हैं। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, ये अलग अलग माध्यम, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, विषय अलग अलग हो सकते हैं। कोई संस्थान मानवाधिकारों के लिए जागृत कर रहा है, कोई महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, कोई किसानों के फसल चक्र को बदलने की बात कर रहा है, कोई बच्चों को बेहतर वातावरण देने के लिए बात कर रहा है, कोई राजनीति में जो सुधारों की बात हम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा है, चुनाव सुधारों की बात कर रहा है, राजनीति में नैतिक दायित्वों की, जिम्मेदारियों की बात बढ़ने लगी है, कोई अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को समझने की बात कर रहा है। इन सभी में हम देखें विषय बदल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते तो ये हैं कि समाज एक सकारात्मक दिशा में जाए, समाज एक ऐसी दिशा में बदले कि सब लोग, जो हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व नागरिकता की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, ये जो सारी जो हमारी बातें हैं, ये सारी कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं। अब वो चाहे जनसंचार माध्यम हो हमारे, चाहे वो स्वैच्छिक संगठन हो, चाहे हमारे पब्लिक रिलेशन के ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी का प्रयास यही होता है। और अगर ये नहीं होता है तो ये होना चाहिए, उनको इसी दिशा में काम करना चाहिए, तो अपने आप समाज बदलेगा। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम जो समाज को बदलने के लिए हो सकता है चुन सकता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपना कोई संगठन तैयार कर सकते हैं, आप कोई छोटी सी अपनी मैगजीन निकाल सकते हैं, कोई छोटा आप अपना अखबार निकाल सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, हम छोटे छोटे वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर लोड कर सकते हैं, हम यूट्यूब पर लोड कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां हम कर सकते हैं। अपने मैसेज को लिख के हम इन माध्यमों से लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, लोगों के बीच जाके उनके इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन इंटरव्यूज़ को हम प्रसारित कर सकते हैं। हम उन समाज में जहां हमको कमियां दिख रही हैं, जहां सुधार की आवश्यकता है, जहां बदलाव की आवश्यकता है, उनके हम छोटे छोटे चित्र वीडियो बनाकर हम अपलोड बदलाव, मतलब अगर आप करना चाहें तो आपके पास सैकड़ों ऐसे विकल्प हैं जहां आप अपने इस अभिव्यक्ति, दरअसल क्या है कि सब कुछ क्या है, सब कुछ है अभिव्यक्ति का माध्यम। और हर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी सोचने विचारने वाला है, थोड़ा बहुत भी जागरूक है, कहीं ना कहीं उसके मन में यह है कि उसके पास कुछ विचार है जिसको वो अभिव्यक्ति देना चाहता है, वो सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए वो माध्यम ढूंढता है। तो ये सारे उसी अभिव्यक्ति के माध्यम है कि कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करना है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अभिव्यक्ति को अगर ध्यान में रख के बात करेंगे तो आपको अपने रास्ते नजर आ जाएंगे। इस सब सत्यता, विश्वसनीयता और ये मिशन के बावजूद आजकल पत्रकारिता में बड़ी भ्रामक स्थिति है। हम किसी भी अखबार को उठाकर देख लें, किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाकर देख लें, किसी मैगजीन को उठाकर देख लें, तो एक किसी खास विचारधारा के पथ पर चलती हुई नज़र आती है, किसी एक खास विचारधारा की एडवोकेसी करती हुई नज़र आती है। एडवोकेसी जर्नलिज्म काफ़ी बढ़ गया है। तो इसका कारण क्या है? ये किस हद तक सही है और इससे मीडिया की साख पर क्या असर पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया से जब आपकी निष्पक्षता नहीं होगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, तो आपकी साख पर असर पड़ेगा। और मीडिया की विश्वसनीयता पर भी चुनौती और चैलेंज दोनों कहीं ना कहीं उनके लिए सामने खड़े हुए हैं कि कैसे उसको बरकरार रखें, कैसे उसको वापस लाया जाए। कि अखबारों पर लोग भरोसा करने लगे तो आमतौर पर कहीं ना कहीं, लेकिन क्या हुआ है कि
जिस तरीके से अखबारों ने अपनी विश्वसनीयता को गिराया है और लोगों के ऊपर से भरोसा ख़त्म हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है इसके लिए। और इसलिए उनको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर उनको स्वयं सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे इस पूरी जो संकट की स्थिति है इससे निकल के बाहर आ सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको फिर से सत्यता पर लौटना पड़ेगा, उनको ईमानदारी और निष्पक्षता पर लौटना पड़ेगा। क्योंकि जो उनके छोटे छोटे स्वार्थ हैं, कभी उनके व्यावसायिक स्वार्थ बीच में आ जाते हैं, कभी उनके राजनीतिक स्वार्थ बीच में आ जाते हैं, कभी जो सत्ता का जो एक कहीं ना कहीं ग्लैमर है वो उनको आकर्षित करता है कि हम कुछ सत्ता के लोगों के साथ उनके अनुसार बात करेंगे, अपने संचार माध्यमों का इस्तेमाल उनके लिए करेंगे, तो कल को हमको भी कोई शक्ति या ताकत या कोई पावर में कहीं हिस्सेदारी का मौका मिल सकता है। ये जो स्वार्थ हैं, ये स्वार्थ कहीं ना कहीं मीडिया के जो कर्ता धर्ता हैं या जो मीडिया के मालिक हैं या जो इसके संचालन करने वाले लोग हैं, ये उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं या इनको ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं, और इसका अगर पब्लिक से अगर कोई हम अपेक्षा करते हैं, जनता से अपेक्षा करते हैं, तो जनता यही हो सकती है जैसे जैसे विश्वसनीयता खत्म होगी वैसे वैसे इनका प्रसार कम होगा, इनका दर्शक पाठक या श्रोतक जो वो धीरे धीरे घटेंगे। और हो भी रहा है ऐसा। जो अच्छे चैनल हैं उनके दर्शक आज भी बने हुए हैं, जो चैनल इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो धीरे धीरे उनके दर्शक कम होते जा रहे हैं। अखबार, बहुत सारे अखबार आए, कई अखबार बंद हो गए, कुछ अखबार हैं जो टिके हुए हैं। सैकड़ों चैनल आए, कई चैनलों को हमने बंद होते हुए देखा क्योंकि वो विश्वसनीयता के स्तर पर लगातार नीचे जा रहे थे वो। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है, समाज में ये चलती रहेगी और ये मंथन विचार लगातार चलते रहेंगे। कभी पाठक दर्शक श्रोता इस पर चिंता करेंगे, कभी मालिक स्वयं मंथन करेंगे। टेलीविज़न चैनलों ने भी एक अपनी एजेंसी बनाई है जिसमें वो स्वयं गुणवत्ता नियंत्रण की बात करते हैं और तय करते हैं कि किस विषय पर बात करनी चाहिए, कौन सा समाचार, कौन सा न्यूज़ पेपर जाना चाहिए नहीं। तो सेल्फ रेगुलेशन की बात भी मीडिया में चली है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। अगर नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो तो हमेशा वो अपने स्वार्थ और अपने हितों को ध्यान में रख कर नियंत्रण करता है। लेकिन जब सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, आत्मनियंत्रण की हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जब ये सोच किसी के मन में आता है आत्मनियंत्रण का, तभी हम मानते हैं कि शायद अब वो समाज के लिए कुछ उपयोगी देना चाहता है। इसीलिए वो आत्मनियंत्रण की बात कर रहा है, इसीलिए वो अब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे लगता है अच्छा संकेत है। तो जब इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी समाज में तो चीज़ें धीरे धीरे हमें बदलते हुए दिखाई देंगी। आपने बहुत से विदेश दौरों और बहुत से भ्रमणों के दौरान आपने विदेशी मीडिया को भी काफ़ी करीब से देखा है। आपकी एक घटना सुनी जिसमें आप जब चीन के अपने दौरे पर गए थे, जब आप वहाँ से वापस आए तो कुछ शॉपिंग के बजाय, कुछ सामान लाने के बजाय आप सूटकेसों में भर के चीन के अखबार और वहाँ के मैगजीन्स लेके आए थे ताकि आप छात्रों को दिखा सकें। तो सर, इसकी जब दो भारतीय मीडिया और चीन की मीडिया को हम देखते हैं जब, तो आप इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया को किस तरह से, दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए क्या है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया का कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम भारत में देखते हैं। और मीडिया की फ्रीडम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता भारतीय मीडिया को मिली हुई है। लेकिन अभी भी दुनिया के 40% भूभाग पर ही लोकतंत्र हमें दिखाई देता है, बाकी 60% हिस्से में तो अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हुई है। दूसरी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ, चाहे वो राजशाही हो या और अन्य व्यवस्थाएं हों। तो जैसी व्यवस्था होती है वैसा ही मीडिया काम करता है। तो अगर लोकतंत्र है तो फ्रीडम होगी, अगर लोकतंत्र नहीं है तो दुनिया के कई देशों में जहाँ राजशाही है वहाँ मीडिया पर पूरा नियंत्रण है। और पूरे नियंत्रण के साथ मीडिया वही कहता है जो सत्ता में बैठे हुए लोग या शासन में बैठे हुए लोग जो कहते हैं। चीन में भी एक अलग तरह की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर व्यवस्था काम करती है। तो जिस तरह की विचारधारा होती है मीडिया को भी उस तरह से काम करना होता है। तो इसलिए सब देखते हुए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मीडिया पर प्रभाव पड़ा है उससे एक बड़ी बात जो देखने को मिलती है कि पूरी दुनिया के सभी देशों में ग्लोबलाइजेशन का असर दिखाई दे रहा है। और ग्लोबलाइजेशन के कारण मीडिया के ट्रेंड्स भी लगभग एक जैसे हो गए हैं। इसको हम कहते हैं कि आज जो है वो मार्केट ओरिएंटेड हो गया है और कहीं ना कहीं उसमें
एक तरह से जो फैशन, लाइफ स्टाइल, इस तरह के जो कंटेंट है, इंटरटेनमेंट, ये कंटेंट उसमें अब प्रभावी रूप से दुनिया के सभी देशों में हमें दिखाई देने लगे हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता को मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जितनी आज़ादी भारत में मीडिया को है, और जो हम संविधान में धारा 19(1) में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसी के अंतर्गत भारतीय मीडिया भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को एंजॉय करता है। तो उसमें बहुत कम घटनाएं यहाँ पत्रकारों पर हमले की हमें देखने को मिलती हैं। हम जितनी मुखरता के साथ सरकार का विरोध करती है वो भारत में अखबारों को देखते हैं, इतना हमेशा दुनिया के किसी और देश में हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए एक ये अच्छी बात है कि यहाँ सभी तरह के विचारों को स्थान है, सभी तरह के विचारों को आज़ादी है, और बहुत ज़्यादा इस तरह का नियंत्रण हमें नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं भारतीय इस व्यवस्था को ज़रूर हमें स्वागत करना चाहिए और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सर, जो छात्र पत्रकारिता कर रहे हैं या छात्र पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? मैं जो छात्र पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मन से इस बात को निकाल कर आएँ कि वो किसी चमक धमक या ग्लैमर से प्रभावित होकर आ रहे हैं। उसके बाद पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी एक वैचारिक समृद्धता के साथ वो पत्रकारिता में आए। और जब मैं वैचारिक समृद्धता की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी उन विद्यार्थियों को कि देश को, समाज को ज़रूरत क्या है और हम देश और समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह के विषयों पर लिखना है, किस तरह के विचार लोगों के बीच में पहुंचाने हैं, किन बातों को प्रमुखता देनी है, अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से समझना है, इन सबको पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें। उसके बाद पत्रकारिता में आए। अगर ये सब तय करके और सोच विचार की पत्रकारिता में आएंगे तो मुझे लगता है कि शायद उनसे ज़्यादा सफल पत्रकारिता में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि लक्ष्य अगर हमारा एक है कि हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं, हम विश्व शांति का सपना देख रहे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम का सपना देखना चाहते हैं, अगर उस सपने को पूरा करना है तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सोच विचार कर आना पड़ेगा। तो जब इस लक्ष्य को लेकर आप काम करोगे, आपको एक संतुष्टि होगी, आपको लगेगा कि मैंने अपने देश और समाज के लिए कुछ किया है। आप अपने सारे स्वार्थों को ऊपर रख कर, अलग रख कर इस लक्ष्य को लेकर अगर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि कब अपने आप आपके स्वार्थ पूरे हो गए आपको पता भी नहीं चला। तो इसलिए मेरा कहना है कि पत्रकारिता में आएँ। मैं उनको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, विचारवान लोगों की आवश्यकता है, समाज के लिए जो कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों की आज पत्रकारिता में ज़रूरत है। इसलिए पत्रकारिता में मैं उनको आने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, पत्रकारिता में आने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि पत्रकारिता में आए। बिल्कुल अलग तरह की दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है और अलग तरह से उनको संतुष्टि यहाँ पत्रकारिता के माध्यम से मिल सकती है। बस सिर्फ एक नई सोच के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ और समाज और देश और दुनिया के लिए कुछ करने के लक्ष्य के साथ अगर आएंगे तो एक अलग तरह की पत्रकारिता उन्हें दिखाई देगी, जो बिल्कुल आज की पत्रकारिता से भिन्न होगी और शायद पत्रकारिता के बारे में उनके विचार, उनकी धारणा भी बदल जाएगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि वो आएँ, उनका स्वागत है और उनकी ज़रूरत है पत्रकारिता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thanks for watching. Share and subscribe us and stay tuned for next video.